हेलो फ्रेंड्स, ये आईपीसी का 4th चैप्टर है। इसमें आज हम जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, साधारण अपवादों के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो है मैं 0 स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक जो ज्ञान हो देने का प्रयास करूंगा। यानी जो वीडियो देख रहा है चाहे वो बिल्कुल बेसिक पर आया हो, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको आज के बाद आईपीसी को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल मैं समाज के उदाहरणों के साथ, फिल्मों के उदाहरणों के साथ इतना क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग में इमेज को कि आपको दोबारा फिर कहीं पर इसकी चिंता नहीं कि मुझे धारा याद आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है। दूसरी बात है, कहीं पर आप बहस करने लग जाते हैं या कहीं पर बैठे हैं किसी समूह में, तो आपके ज्ञान का स्तर इतना होना चाहिए कि आप क्वेश्चनों की काट छाट कर सकें। यानी अगर कोई क्वेश्चन आपके ऊपर फेंका जाता है तो आपको उसका भली भांति उत्तर देना आना चाहिए। वह तभी संभव है जब आपने जो है ज्ञान की उच्चतम प्रकाष्ठा तक अपने को पहुंचाया हो, या जो आपने ज्ञान ग्रहण किया हो उसको बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग में किया हो। तो ये दोनों ही चीज़ें करूँगा। इसके बाद आपको फ़ायदा क्या होगा, इस वीडियो के बाद आप जो है विभिन्न जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर सही होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप किसी समूह में बैठे हैं, वहाँ पर बहस हो जाती है तो क्लियर आप अपने थॉट को कर सकेंगे। तीसरी जो इसका फ़ायदा होगा इस वीडियो का कि आप समाज में आपको कहीं पर पुलिस के साथ आपकी बहस हो जाती है तो अपना बचाव वहाँ पर आप कर सकते हो और जो है अपना हित साध सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं जनरल एक्सेप्शन के बारे में, साधारण अपवादों के बारे में। 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी हैं। 3 चैप्टर जो आईपीसी कवर करवा दिए हैं, जिनमें आईपीसी की हिस्ट्री हो गई और जो शुरुआत में आईपीसी की परिभाषा वगैरह हो गई, उसके बारे में, फिर दंडों के बारे में, ये चीज़ें मैंने करवा दी हैं। अगर वो चीज़ें आपको देखनी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको उस वीडियो की प्लेलिस्ट, उन जो सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर वो देख लेना। या आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आईपीसी सीआरपीसी का, वो देख सकते हैं। तो साधारण अपवादों में बेसिकली क्या है कि अपवाद क्या होता है, जब आपको कोई विधि लिखी गई है या जब उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर अलग से मार्ग से हटकर कोई निर्णय लेना पड़ता है। यानी जो लिखी गई हैं चीज़ें, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो लागू नहीं होती है, दंड वो लागू नहीं होता, वो चीज़ें लागू नहीं होती, कुछ अलग से डिफाइन करना पड़ता है या कुछ अलग परिस्थितियाँ आ जाती तो उनके अनुसार क्या चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए, तो वो बेसिकली साधारण अपवादों में आता है। साधारण अपवादों में क्या क्या आता है कि जो विधि में अपराध है, पहली बात तो है कि क्या है जो विधि में उल्लेखित है अपराध है। दूसरी बात है कि जो अपराध किया गया है वह उस आशय से नहीं किया गया है, वह आशय अलग अलग हो सकता है। इसमें बेसिकली क्या है, साधारण अपवाद में कि जो अपराध है जो उल्लेखित है विधि में, ठीक है, वह उस आशय से नहीं किया गया है जिस आशय से वह अपराध कहलाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए यह, इसके आशय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दुर्घटनावश हो गया हो, तथ्य की भूल हो गई हो, विधि की भूल मान्य नहीं है, ये भी आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी मैं एक न्यू बनानी शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर के। ठीक है। अपराध कोई किसी विधि में उल्लेखित है, उसका आशय क्या है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, किस आशय से, बदले के आशय से, बदले की भावना से, या कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, उसका आशय बदले की भावना के नहीं था, उसका आशय बचाव था। तो यहाँ पर आशय वह दुराशय नहीं है। ठीक है। यानी वह गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से किसी की हत्या नहीं कर रहा, वह सिर्फ बचाव में कर रहा है, तो यहाँ पर यह अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ पर उसको अपराध से बरी कर दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी। तो यहाँ पर अपराध और आशय, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही साधारण अपवाद जो पूरा चैप्टर है इसमें चलेगा। ठीक है। एक तीसरा कॉम्बिनेशन वो बता देता हूँ कि जो व्यक्ति ने अपराध किया वह समर्थ था या नहीं था, यानी वह होश में था या नहीं था। बस अगर वह होश में था या नहीं था, उसी आधार पर डिफाइन होगा कि उसका अपराध अपराध है या उसको छूट दी जाएगी या उसको बरी किया जाएगा। ठीक है। 3 चीज़ों का ध्यान पूरे चैप्टर में, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमने वाला है आईपीसी का, ये एक्सेप्शन वाला, कि अपराध जो विधि में उल्लेखित है, आशय क्या था, इंटेंशन महत्वपूर्ण है कि उसने जब किसी की हत्या की या कहीं पर कोई दुर्घटना हुई तो वहाँ पर आशय देखा जाएगा कि इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य अच्छा है और कार्य बुरा हो गया है लेकिन करना नहीं चाह रहा था और वैसे ही हो गया, जानबूझकर हो गया, ये सभी कवर करेंगे तो उसको अपराध से छूट दे दी जाएगी। अब है समर्थ, यानी कोई व्यक्ति होश में नहीं था, बेहोश था, वगैरह वगैरह, जितनी भी सिचुएशन है वो सभी इस चैप्टर में साधारण अपवाद में लेकर चलेंगे। तो ये चैप्टर इनके इर्द गिर्द घूमने वाला है और जितनी भी सिचुएशन हो सकती है वो सारी आप डिफाइन में करने वाला हूँ। ठीक है।
अब देखिए तथ्य की भूल का एक शुरुआत में ही आता है। तथ्य की भूल क्या होती है? तथ्य की भूल विधि में कहा जाता है कि विधि की भूल मान्य नहीं है, तथ्य की भूल मान्य है। आप तथ्य की भूल का सहारा ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति बोल दे कि मैंने हत्या कर दी लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि विधि के अनुसार हत्या करने पर ये दंड मिलता है या मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि हमारे जो देश में यह लॉ है और इसके अनुसार यह दंड मिलता है अगर किसी की हत्या की जाती है तो। ठीक है, तो ये मान्य नहीं है। उसको ये अगर वो कहता तो ये माना नहीं जाएगा, कहा जाएगा कि तुम बकवास कर रहे हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लॉ में मान्य नहीं है विधि की भूल। क्योंकि अगर मान्य कर दी तो हर तीसरा व्यक्ति बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, और इसको स्पष्ट करने का या इसको बताने का कि विधि की भूल नहीं थी या मुझे पता नहीं था, कोई वैध तरीका नहीं ढूंढा जा सकता या कोई स्पष्ट नहीं निकाला जा सकता कि यह व्यक्ति विधि जानता था या नहीं जानता, तो इसको लॉ में नहीं माना जाता, क्योंकि यह गलत तरीके से ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है लॉ में। ठीक है, तो तथ्य की भूल माना जा सकता है। कि तथ्य की भूल क्या होती है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति उसको वारंट मिला है यह को पकड़ने का, या मान लीजिए करण मरण, कुछ व्यक्ति अजीब सा नाम लीजिए, करण मरण कोई व्यक्ति है, उसको पकड़ना है। वो करण मरण एक पुलिस ऑफिसर है, उसको किसी यरण मरण को पकड़ने जाना है कहीं पर। ठीक है, उसे किसी यरण मरण को कहीं पकड़ने जाना है। यहाँ पर मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में, अगर मैं यहाँ पर कै और यह नाम लूँगा तो फिर समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ले लेता हूँ सेब है, एक व्यक्ति का नाम सेब है, ये तो किसी का नाम नहीं होगा। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम सेब है, ये इसे केले नामक व्यक्ति को पकड़ने जाना है। ठीक है, अब ये गांव में गया वारंट लेकर, वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो केले व्यक्ति के जैसा ही दिखता था। उस व्यक्ति का नाम था, मान लीजिए चीकू, उस व्यक्ति का नाम था चीकू। यह व्यक्ति जो सेब था, जो पुलिस ऑफिसर सेब था, ठीक है, ये सेब जो है चीकू को उठा लाया। अब ये चीकू को उठा लाया तो चीकू ने बोला कि देखो मैं तुम्हारे जो है न्यायालय में जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, तुमने मुझे क्यों उठाया, मैं तो वह व्यक्ति हूँ ही नहीं। तो केला बोला, सेब बोला जो पुलिस ऑफिसर था कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मेरे पास आधार है, उसी आधार पर मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ और उसी आधार पर आपको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे खिलाफ जो है नहीं न्यायालय में जा सकते। मान लीजिए चीकू न्यायालय में चला जाता है कि इस व्यक्ति ने मुझे केला समझकर उठा लिया है और इसके पास केले का वारंट था, लेकिन इसने मुझे केला समझकर उठा लिया है। अब न्यायालय क्या बोलेगा कि बेटा चीकू, ये आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेब का उद्देश्य जो था, सेब जो पुलिस ऑफिसर था उसका उद्देश्य जो है गलत नहीं था, वह उसी उद्देश्य से गया था। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तथ्य की भूल हुई है, ये होती है तथ्य की भूल। ठीक है, ये सेब किलो केले चीकू वाला एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, तो ये होती है तथ्य की भूल। ठीक है, यानी गलती से किसी और को ले आया, यह समझकर यह व्यक्ति वही है। ठीक है, यानी जो ये पुलिस ऑफिसर था, ये केले को पकड़ने गया था, वहां पर बेचारे को नहीं पता था, उसका हुलिया इससे मिलता था चीकू से, तो ये चीकू को उठा लाया। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य गलत नहीं था। तो तथ्य की भूल कब मान्य है, जब जो कार्य किया गया है वो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, यानी उसे विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यानी उसे अथॉरिटी हो वह कार्य करने की। दूसरी बात है अच्छे आशय से किया गया हो, दुराशय ना हो, आशय जो है अच्छा होना चाहिए। ये दो चीजें हैं तथ्य की भूल में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ये पहले ही मैं साधारण अपवाद क्लियर कर चुका हूं, अब थोड़ा इसमें गहराई से चलते हैं। अब प्रमाण भार पर आते हैं कि ये प्रमाण सिद्ध करने का बर्डन किसके ऊपर होगा, कि यह अपवाद है या नहीं अपवाद है। ठीक है, जो मैंने बताया है कि मेरा आशय गलत नहीं था, ये दुराशय नहीं था, तो ये जो सिद्ध करने का बर्डन जो है हमेशा अभियुक्त पर होता है। अभियुक्त का मतलब है कि जिस पर आरोप लगाया गया है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया तुमने हत्या की है इस व्यक्ति की, वह बेचारा बोल रहा है कि मैंने हत्या नहीं की, मैंने तो बचाव में इसको उठाकर कुछ मारा था, उससे इसकी मृत्यु हो गई, तो आप मुझे हत्या नहीं कह सकते। तो जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने बचाव में मारा था, यानी वह यहाँ पर क्या है, अभियुक्त है, आरोपी है वह। ठीक है, उस पर आरोप लगाया गया, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने काम बचाव में किया था। अगर वह साबित नहीं कर पाता है और जो अभियोजन पक्ष है, यानी जो इस पर आरोप लगा रहा है, उसने जो फैक्ट दिए हैं न्यायालय को, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि नहीं भाई ये गलत बोल रहे हैं, जिसने आरोप लगाए ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट बोल ही नहीं रहे, तब भी इसको जो है बरी किया जा सकता है अभियुक्त को। लेकिन यह बहुत ही कम केसेज में होता है। इसका बर्डन अभियुक्त पर ही होता है कि वह साबित करे कि यह साधारण अपवाद की श्रेणी में आएगा, एक्सेप्शन की श्रेणी में आएगा, यह चीज़ जो उसने की है। अपवाद
जो उसने जो लागू हुआ है वह शामिल करना और उसको न्यायालय को बताना, यह किसका काम है? अभियुक्त का काम है। ठीक है, इसका बर्डन हमेशा अभियुक्त पर होगा, यानी जिस पर आरोप लगाया गया है। ठीक है, अब धारा 76 का ये मामला है जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। धारा 76 नोट कर लीजिए। धारा 76 क्या कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध तथा या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबाद होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ये मैंने बता दिया। यानी है जो सेब था, जो पुलिस ऑफिसर था, अपने आप को क्या समझता था? विधि द्वारा आबाद समझता था, और विधि द्वारा इसको प्राधिकृत किया गया था, वारंट दिया गया था कि केले को पकड़ कर लाओ। ये चीकू को पकड़ लाया, तो इसमें यहाँ पर इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता पुलिस ऑफिसर के ऊपर, इसको जो है विधि ने छूट दी है, इस पर कोई मामला नहीं बनाया जा सकता। तो ये होती है तथ्य की भूल। ये धारा 76 इसी बारे में बेसिकली है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ, तथ्य की भूल पर ही एक अलग एग्जाम्पल देता हूँ। तथ्य की भूल पर ही मान लीजिए, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। कै एक सेना ऑफिसर है, कै क्या है? सेना ऑफिसर है। यहाँ पर कै जो है अपने सेना ऑफिसर कै एक सेना ऑफिसर है, और कै जो है अपने सीनियर के एक आदेश पर एक भीड़ पर गोली चला देता है। तो यहाँ पर क्या कै को अपराधी माना जाएगा? ठीक है, क्योंकि किसी को मारना है, किसी पर गोली चलाना विधि में एक अपराध दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह साधारण अपवादों की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको आदेश दिया गया था सीनियर ने, और आदेश देने के साथ साथ जो है विधि द्वारा प्राधिकृत था, यानी उसको विधि है करने की अनुमति देती है, तो कै जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा मामला लेते हैं। अब जैसे एक दूसरा मामला क्या लेते हैं कि जैसे न्यायालय ने वारंट किया और कोई दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाता है, तो फिर वह उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। वही सेब केले चीकू वाला मामला। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर वारंट जारी हो चुका है, अगर वह गिरफ्तार करके लाता है तो वह नहीं चैलेंज कर सकता। ये हो गया। अब मान लीजिए कै जो है सेना का ऑफिसर है और उसके सीनियर ने उसको आदेश दिया है, और वह सीनियर झूठ मूठ का है, मतलब उसको पता नहीं है, सरकार ने उसको नियुक्त नहीं किया, वो वैसे ही नियुक्त होकर आ गया है या फर्जी तरीके से घुस गया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर वह सेना का कार्यभार संभाले हुए है। जैसे अब पीछे घटना आई थी कि एक व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में एक IAS ऑफिसर बनकर बहुत दिनों तक घूमता रहा, लोगों को जो उसके अधीनस्थ थे उनको आदेश देता रहा, और वो काम भी करते रहे। तो अब हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर ले, क्या जो अधीनस्थों ने उसके आदेश मानकर काम किए हैं, क्या वो अपराध माने जाएंगे? ठीक है, क्या उसने जो आदेश वहाँ पर दिए हैं जाकर, क्या वो अपराध माने जाएंगे? नहीं, वो अपराध नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अधीनस्थ थे वो यह मान रहे थे कि जो हमारा सीनियर आदेश दे रहा है वह विधि द्वारा प्राधिकृत है। आप उनके अधीनस्थों को अब चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि इन्होंने जो उसके आदेश क्यों माने, क्योंकि उनका मानने का उद्देश्य यह था कि जो आदेश उनको मिल रहे हैं वह विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो अधीनस्थ हैं, जो जूनियर हैं, उनके नीचे जो काम कर रहे थे, अब उनको चैलेंज आप नहीं कर सकते। तो तथ्य की भूल से ये जो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो मैंने अब लाइव जो अभी प्रेजेंट के एग्जाम्पल चल रहा है उसको इससे जोड़ दिया, अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। धारा 77 क्या कहती है? धारा 77 को ध्यान से देखिए कि न्यायाधीश है कोई। धारा 77 कहती है, ये तो मैंने बोला कोई ऑफिसर कोई कार्यकर्ता, उसका धारा 77 कहती है न्यायाधीश है कोई। ठीक है, वह कोई निर्णय देता है, किसी मामले में कोई निर्णय देता है। ठीक है, और यह विश्वास करते हुए देता है वह निर्णय कि उसको विधि ने यह अथॉरिटी दी है, उसको यह पावर है, यह भले ही उसको वह पावर ना हो। ठीक है, मान लीजिए वह कोई निर्णय देता है, कोई डिसीजन देता है किसी मैटर के ऊपर, और उसको वह पावर ना हो। ठीक है, उसके बाद भी वह विश्वास करते हुए देता है, तब भी जो है उसको छूट प्राप्त है। आप उसको ये नहीं बोल सकते किसी न्यायाधीश को कि जो है आपका निर्णय जो है गलत है, वह निर्णय वैलिड होगा। समझ गए? धारा 77 यह कहती है। धारा 77 क्या है कि कोई न्यायाधीश है, वो आदेश देता है, भले ही वह उस आदेश को जो है देने में सक्षम ना हो, वह उल्लंघन कर रहा अपनी सीमा का, और वह आदेश देता है, तो धारा 77 के अनुसार वह मान्य होगा। वह इस आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती आगे कि यह अपनी अधिकार का जो है अपनी सीमाओं से बाहर कार्य कर रहा था या प्रयोग कर रहा था,
और धारा 78 के अनुसार उसी आदेश को कोई मानकर कोई निचला अधिकारी, कोई पदाधिकारी उस व्यक्ति को सजा देता है या कार्य करता है। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले दे तो जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। धारा 77 और 78 का कॉम्बिनेशन बड़ा ही जटिल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति को एक न्यायाधीश ने फांसी की सज़ा दे दी और वह फांसी की सज़ा देने के लिए प्राधिकृत नहीं था, उसके बाद भी वह सद्भावनापूर्वक वह कार्य कर रहा है, ठीक है, न्यायाधीश वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है और जो नीचे वाला जो पदाधिकारी है जो जिसको फांसी देनी है वह उसको फांसी दे देता है। तो अब यहाँ पर धारा 78 के अनुसार ना तो आप फांसी देने वाले को चैलेंज कर सकते हैं और धारा 77 के अनुसार ना आप न्यायाधीश को चैलेंज कर सकते हैं। इन दोनों को ही छूट दी गई है, ठीक है, कि कोई कार्य यहाँ पर इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा कि वह अपनी अधिकार क्षेत्र या अपनी जो उसका शक्ति दी गई है उससे बाहर चला गया है। दूसरी बात, जो उस आदेश को मानकर नीचे वाले पदाधिकारी हैं वो कार्य करते हैं तो वह उनको भी जो है छूट प्राप्त है, उनको भी है जो है धारा 78 सुरक्षा प्रदान करती है। तो धारा 77-78 का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये दो चीज़ें इस प्रकार, ये सभी तथ्य की भूल से संबंधित ही चीज़ें हैं। पहले हमने जो है एक पुलिस ऑफिसर का उदाहरण लिया था, धारा 76 में बताया गया है। फिर हमने न्यायालय में देखा, ये कार्यपालिका में मतलब पुलिस में जो प्रशासन में कार्य करता है उसके बारे में, फिर न्यायपालिका में देखा। अब आते हैं साधारण व्यक्ति पर, कि कोई साधारण व्यक्ति भी मान लीजिए कोई कार्य करता है, वह गलती से उससे हो जाता है। धारा 79 उसके बारे में है, धारा 79 उसके बारे में है। तो धारा 79 क्या कहती है कि जैसे एक यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो मैं आपको देकर समझाता हूँ। धारा में वैसे ही नहीं पढ़ूंगा, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, उसके बाद आपको जो क्लियर हो जाएगी इमेज। मान लीजिए एक व्यक्ति घर में है, उसके साथ उसकी छोटी बेटी है और वह देखता है कि घर में जो है कोई भूत या चुड़ैल जैसी छवि दिख रही है उसको कहीं पर, और वह जो है विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहा है। मतलब जो भूत या चुड़ैल है जो उसकी छवि दिख रही है वह विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत डर जाता है और यह वहाँ पर पड़े किसी हथियार से, किसी घातक हथियार से उस परछाई पर या जो उसको दिख रहा था नृत्य करता हुआ उस पर यह वार कर देता है। और उस परछाई पर वार करने के बाद पता चलता है कि वह कोई व्यक्ति था और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद यह जो अपनी बेटी को बुलाता है, जो छोटी है, उसको दिखाता है, फिर ये परिवार वालों को बुलाता है। बाद में पता चलता है कि यह जो जिसकी मृत्यु हुई है वह और कोई नहीं बल्कि उसके भाई की पत्नी थी और वह जो है अंधविश्वासी थी बहुत ज़्यादा, और यह औरत जिसने इसकी हत्या की वह भी अंधविश्वासी थी। तो यहाँ पर माहौल एक अंधविश्वास का था। अब यहाँ पर उसने हत्या की तो न्यायालय ने माना कि यह जो है हत्या के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर उसका इंटेंशन नहीं था, आशय नहीं था हत्या करने का, और वह जिस समाज से आती है, अंधविश्वासी समाज से आती है, तो उस हिसाब से जो है इस औरत ने जो है यह जो कार्य किया है यह प्रभाव में आकर किया है, यह अपने होश आवाज़ में नहीं किया है, यह सिर्फ इसने जो है रक्षा के लिए किया है। यह मामला ही मैं बता देता हूँ। ये संदिग्ध भूत या शैतान आत्मा पर वार करने का एक मामला है, धारा 79 का ही ये मामला है और इसमें माननीय न्यायालय ने ये बात कही थी। ये है AR 1943 पटना का मामला है कुछ, ठीक है। इसमें इसका पूरा नाम तो नहीं बताएगा लेकिन पटना का मामला है। तो इसमें बात की गई थी, तो यहाँ पर धारा 79 लागू होती है। यानी यहाँ पर अगर आशय नहीं है और अगर वह कार्य वैसे ही हो गया है जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर 77-78 में बताया है, फिर 76 में बताया है कि विधि द्वारा प्राधिकृत, इनमें तो अलग है, लेकिन कोई अब जो जनसाधारण का व्यक्ति भी वो कार्य करता है तो वह उस पर कैसी यह चीज़ लागू होगी। धारा 79 का मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दे दिया, और एग्जाम्पल देता हूँ आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए। स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम खोरा घासी का एक मामला है। उसमें जो है वह रात को अपनी ज्वार की रखवाली कर रहा था और वह जो हिलती डुलती ज्वार को देखता है, वह सोचता है कि भालू आ गया, और भालू आ गया तो वह उस पर तीर चला देता है और बाद में पता चलता है कि वह तो व्यक्ति था एक, और उस व्यक्ति की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या उसको धारा 79 का लाभ दिया जाएगा, उसको छूट दी जाएगी, उसको बरी किया जाएगा? तो यहाँ पर उसको बरी किया गया क्योंकि उसका कार्य सद्भावनापूर्वक था। वह रखवाली के तहत
अपनी फसल की रखवाली कर रहा था और जो भालू समझकर उसने तीर चलाया था, तो यहाँ पर आशय जो उसका था, इंटेंशन जो था, उद्देश्य जो था, किसी की हत्या करना नहीं था, तो यहाँ पर उसको धारा 79 से छूट दी गई। ये भी एक जनरल एक्सेप्शन माना गया। तो जनरल एक्सेप्शन में मैंने पहले ही बताया था, इन 3 चीज़ों के जो है आस पास पूरा चैप्टर घूमने वाला है। यहाँ पर क्या था, उसका आशय गलत नहीं था, ठीक है, आशय के, और मैंने यहाँ पर ये जो तथ्य की बोलबाला बता दी, इसी में भी आशय सद्भावनापूर्वक है, इसमें भी आशय सद्भावनापूर्वक है। तो ये तीनों चीज़ों, अब तीनों इमेज क्लियर हो गई होंगी, पुलिस वाली, न्यायालय वाली, कोई व्यक्ति वाली, सामान्य वाली। ये धारा 76, 77, 78 और 79 तीनों इसी चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली धारा पर। अब विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं धारा 80 पर। धारा 79 को मैं एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ पूरी, कई लोग नोट भी करते हैं साथ साथ में, तो एग्जाम्पल तो दे दी है, एक बार मैं पढ़कर भी बता देता हूँ पूरी, ठीक है। जो धारा 79 उसका लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य करते समय अपराधी के मस्तिष्क में यह बात विद्यमान रहे कि जो कुछ वह कर रहा है वह विधि द्वारा न्यायानुमत है, यानी वह विधि द्वारा न्यायानुमत है, उसको अनुमति दी गई है विधि ने, ठीक है। वह कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है। अगर उससे कोई, और उसका आशय वहाँ पर सद्भावनापूर्वक था, अच्छा इंटेंशन था, कोई गलत उसका दिल नहीं था, मन नहीं था, उसके बाद उससे गलती हो जाती है तो 79 के अनुसार उसको जो छोड़ दिया जाता है। बस बाकायदे उसको जो है बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, अभियुक्त पर भार ज़्यादा होता है, उसको यह बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि जुआर में मैंने भालू समझकर ही तीर चलाया था। अगर सामने वाला यह साबित कर देता है कि नहीं, ये भालू समझकर नहीं, इसने व्यक्ति, इसको पता था ये हरामखोर यहाँ पर मस्ती कर रहा है, हमारा पिछले कुछ दिनों ही झगड़ा हुआ था और इसने मुझे धमकी दी थी कि तुझे मैं ऐसे मारूंगा, और यह साबित कर देता है किसी भी माध्यम से, और उसमें कोई शंका नहीं रहती है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है न्यायालय को, नहीं ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तब यहाँ पर अभियुक्त को नहीं छोड़ा जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। तो धारा 79 ये कहती है, बिल्कुल क्लियर मैंने कर दी है, ठीक है। सद्भावनापूर्वक होना जरूरी है, आशय अच्छा होना जरूरी, उद्देश्य अच्छा होना जरूरी है। अगर उद्देश्य आशय गलत है तो पकड़े जाओगे, ठीक है। तो ये धारा बेसिकली इन्हीं बारे में है। चलिए अब आगे चलते हैं धारा 80 में, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दुर्घटना और दुर्भाग्य दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अब विधिपूर्ण कार्य है कोई, उसको करते समय दुर्घटना होती है तो उससे ये धारा 80 जो है छूट देती है। विधिपूर्ण कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे ये धारा छूट देती है। मान लीजिए आपने बहुत देखा होगा कि आप कहीं से गुजरते तो कोई लकड़ी काट रहा है और उसकी कुल्हाड़ी जो उछलकर आपके सिर में लग जाती है और आप घायल हो जाते हैं, और अब आप उस व्यक्ति पर मुकदमा करते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। वो व्यक्ति बेचारा हाथ पांव जोड़कर कहता है कि मालिक मेरी गलती नहीं है, ये कुल्हाड़ी मैं काट रहा था और मैंने इसको ठीक भी किया था, मैं कल ही इसको ठीक करवा कर लाया था, और मैं आपको उस मिस्त्री का नंबर भी दे दूंगा जिसको मैंने इससे ठीक करवा कर लाया था। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके लाया था और मैं आराम से लकड़ी काट रहा था और मुझे विश्वास था कि अब की बार ये नहीं निकलेगी, और निकलने के बाद आप उससे घायल हो जाते हैं। अब आप न्यायालय में गए, आपने बोला कि इस व्यक्ति ने जो है मुझे कुल्हाड़ी मारी है तो मुझे क्षतिपूर्ति दिलवाई इससे। अब वह व्यक्ति वही बात न्यायालय में रिपीट करता है कि ये मिस्त्री का नंबर है, ये मैं मिस्त्री को साथ में लेकर आया हूँ, मैंने इससे जो ठीक करवाई थी और बिल्कुल मैंने चेक किया था पहले और मुझसे गलती से हो गया। तो न्यायालय यहाँ पर उस व्यक्ति को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ पर उसने 3 चीज़ों का ध्यान रखा है। सतर्कता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दुर्घटना होने से पहले आप अगर सतर्क थे तो आपको छूट दे दी जाएगी, और सतर्कता का प्रमाण दे दें कि हाँ मैं सतर्क था, मुझे पता था ये हो सकता, मैंने पूरी सावधानी बरती थी, तो आपको छूट मिल जाएगी। दूसरी बात है यहाँ पर आशय गलत नहीं था, उसका आशय दुर्भावनापूर्ण नहीं था, यानी गलत आशय नहीं था, अच्छा आशय था, उसको नहीं पता था, तो यहाँ पर क्या हो गया? आशय। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात इसमें आ गई है कि संभावना नहीं थी किसी चीज़ की कि किसी को लग जाएगी, घायल हो जाएगा, उसके बाद वह घटना हो गई है, तब भी उस व्यक्ति को छूट दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को नहीं पता था, जो बेचारा कुल्हाड़ी के साथ वृक्ष काट रहा था या कुछ भी काट रहा था, इसको नहीं पता था कि वह निकलकर उस व्यक्ति को लग जाएगी और घायल हो जाएगी। यहाँ पर कोई पता नहीं था, लेकिन लग गई है तो इसको जो है यहाँ पर छूट दे दी जाएगी धारा 80 के अनुसार, क्योंकि यह कार्य लकड़ी काटना एक तो विधि के खिलाफ नहीं है, यह विधिपूर्ण कार्य, यानी इसको जो है
अवैधानिक नहीं घोषित किया गया कहीं भी। अब यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल लें, अब बोले कि किसी व्यक्ति को काट रहा था, या कहीं पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, चलो एक व्यक्ति है, वह चिड़िया को चोरी करने के उद्देश्य से किसी के घर में गोली चलाता है और वह गोली उस व्यक्ति को लग जाती है जो उस घर का मालिक है। अब उसने गोली चलाई थी घोंसले पर कि चिड़िया उड़े और हम इसको कैच करें, हम इसको चुरा कर ले जाएं। अब यहाँ पर वह गोली लग गई उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति की हत्या हो गई मकान मालिक की। अब उसकी बीवी ने उठाकर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा कर दिया तो अब यह नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर मेरा आशय अच्छा था, आशय आपका अच्छा नहीं था मान्यवर, आप चोर थे, आप चोरी करने जा रहे थे, तो यहाँ पर आपको छूट नहीं दी जाएगी। हाँ, भले ही आपने जो है उस व्यक्ति को मारने का आपका आशय नहीं था, लेकिन जो आप कार्य करने जा रहे थे वो वैधानिक नहीं था। चोरी करना कोई वैध कार्य नहीं है, यहाँ पर अवैधानिक कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको सजा होगी। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आदमी हमसे गलती से मर गया, क्योंकि यह कार्य अवैधानिक काम करते हुए हुआ आपसे, तो यहाँ पर धारा 80 की आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो ये दो एग्जाम्पल अपने, एक इस साइड फिट कर लो, एक इस साइड फिट कर लो, क्लियर हो गई होगी धारा 80। ठीक है, अब दुर्घटना क्या मानी जाएगी और अपराध क्या नहीं माना जाएगा, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो कोई कार्य जो हो वह बिना किसी आपराधिक या अभिप्राय या ज्ञान के हो, यानी अपराध का उद्देश्य दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह दुर्घटना मानी जाएगी। दूसरी बात है कि विधिपूर्ण रीति से हो, कोई अवैधानिक कार्य ना हो, जैसे मैंने आपको बताया है अभी कि अवैधानिक कार्य क्या हो सकता है। चलो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं की तरफ घूमेगा, तो इनको मैं साफ नहीं करूँगा। आप क्लियर भी रहेंगे इसके ज़रिए पूरे चैप्टर में, आपको भूलने की बीमारी भी नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो है कि वो कार्य विधिपूर्ण हो, मैंने पहले ही बता दिया विधिपूर्ण का अर्थ क्या है। जैसे चोर वाला एग्जाम्पल दिया है और एक गरीब आदमी वाला एग्जाम्पल दिया है, दोनों इमेज दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। दूसरा है विधिपूर्ण साधनों द्वारा, यहाँ पर विधिपूर्ण साधन होना भी ज़रूरी है, यानी जिससे कार्य किया जा रहा है वह विधिपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वह रिवॉल्वर है लेकिन उसको जो है गलत तरीके से लाया गया, उसका लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो वे आप मतलब तो भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता तो भी वो पकड़ा जाएगा। यहाँ पर अगर मैं आप बोलता हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ने हमें ही अपराधी बना दिया है। मेरा उद्देश्य डिस्क्लेमर पहले ही लगा देता हूँ, सिर्फ आपको समझाना है, बताना है, इमेज क्लियर करना है, सिर्फ पढ़ाना है, इस वीडियो का उद्देश्य है। किसी की भावना को कोई ठेस पहुँचाना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं उचित सावधानी एवं सतर्कता से। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था कि सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सतर्कता, विधिपूर्ण साधन, और एक मैंने पहले बता दिया था कि ज्ञान उस या उद्देश्य वो ना हो। ठीक है, तीनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, यानी उद्देश्य एक तो आपको वो होना नहीं चाहिए जो हो गया है। ठीक है, अपराध हो गया है लेकिन आपको उद्देश्य अपराध करना नहीं था, विधिपूर्ण साधनों से हुआ है, गलती से हुआ है। तीसरी बात है सतर्कता आपने बिल्कुल बरती थी। अब एक अन्य एग्जाम्पल में लेता हूँ। ठीक है, अब एक अन्य एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कै और खै शिकार को जाते हैं, शिकार को गए, ये ज्वार में घुस गए, वहाँ पर बैठ गए, और जो गलती से कै से खै की मृत्यु हो जाती, गोली चल जाती गलती से, यहाँ पर वह यह विश्वास करके गोली चलाता है कि वह गोली जो बंदूक है वो खाली है, और जो है न्यायालय में दावा करता है कि मुझे नहीं पता था कि बंदूक खाली है या भरी है। तो न्यायालय ने इसको छूट नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इसने सतर्कता नहीं बरती। क्या नहीं बरती? इसको पहले चेक करनी चाहिए थी बंदूक मान्यवर को कि खाली है या भरी है। इसने चेक नहीं कि इसने गोली चला दी, तो यहाँ पर यह अपराधी हो गया। अब ये ज्वार में बैठे हैं। अब यहीं से दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा हम मोड़ लेते, कुछ और रच देते हैं, यहीं पर बैठे हुए खड़े खड़े कुछ और नया रच देते हैं। मान लीजिए ये ज्वार में खड़े हैं, खड़खड़ाहट हुई, गोली चला दी और खै की मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, दुर्घटना से, दुर्भाग्य से। जानवर विश्वास करके गोली चलाता है, तो ये तो वही पहले वाला एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ पर छूट दे दी जाएगी। अब एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कै और खै लड़ रहे हैं, गै उन्हें छुटाने आ जाता है। कै और खै आपस में हाथापाई हुई है, गै उन्हें छुटाने आ जाता है, और जो कै है वो गै को एक फरसे से मार देता है, मतलब उसको घायल कर देता है। तो यहाँ पर कै क्या अपराधी हुआ या नहीं हुआ? तो कै यहाँ पर अपराधी हो जाएगा, क्योंकि फरसे से जो मारा गया है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर
उसका उद्देश्य गलत था, उसका उद्देश्य इसको हानि पहुंचाना था, तो यहाँ पर क्या है, अपराधी हो जाएगा। अब थोड़ा दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर समझ लेते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था दुर्घटना क्या होती है, दुर्भाग्य क्या होता है। दुर्घटना वह होती है जहाँ कुछ अप्रत्याशित होता है, ठीक है, और दुर्भाग्य वह होता है जहाँ पर अप्रत्याशित होता है साथ में अवांछनीय होता है। दुर्घटना क्या है, दुर्घटना है कोई चीज़ अप्रत्याशित हो गई है, ठीक है। दुर्भाग्य क्या है, अप्रत्याशित तो साथ में है ही, अप्रत्याशित तो साथ में है ही, अवांछनीय भी है, यानी वह वहाँ पर होनी ज़रूरी नहीं थी, कभी आज तक हुई नहीं थी। बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर वो चीज़ हुई है, तो उसे कहते हैं दुर्भाग्य। दुर्घटना है अप्रत्याशित हो गई, यानी जिस चीज़ का हमें पहले से ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, वह गलती से हो गई, उसको बोलते हैं दुर्घटना। दुर्भाग्य है अप्रत्याशित तो है, ज्ञान तो हमें पहले से था नहीं, लेकिन वह आज तक हुई नहीं, उसकी संभावना बहुत ही कम थी, ठीक है, तो वह अवांछनीय हो जाती है, ज़रूरी नहीं थी वह चीज़ होनी, तो वह होता दुर्भाग्य। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो धारा 81 आती है, 80 तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपके दिमाग में इमेज मैंने सेट कर दे। अब धारा 81 पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई कार्य है जिससे अपहानि कारित होना संभव है, यानी संभावना है कि इससे अपहानि कारित हो सकती है, और जो बिना आपराधिक आशय के किया गया हो, अन्य अपहानि के निवारण के लिए। जैसे यह बोलते हैं कि दो बुराइयों में से एक बुराई चुनना है, चुनना ही है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे छोटी बुराई चुनते हैं। वही काम यहाँ पर है कि कोई दो हानि होने वाली है, जैसे आग लगी हुई है, आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा रहे हैं लोग, तो यहाँ पर आप ये दावा नहीं कर सकते इसने मेरा घर गिरा दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पर छूट दी जाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य यहाँ पर अच्छा था, स्पष्ट था। उसका उद्देश्य था आग को फैलने से रोकना और पूरी कॉलोनी को जलने से बचाना, और इस उद्देश्य से उसने घर गिराए हैं, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी बुराई को रोकने के लिए छोटी बुराई करना माफ है, ठीक है। यहाँ पर उसने कोई गलती नहीं की है, उसका आशय स्पष्ट था। अगर यहाँ पर आशय उसका गलत था कि आग लगी नहीं है, आग छोटी सी है, कोने में कूड़ा जल रहा है, और कोई मान्यवर आता है जैसे भी लेकर और आपका घर गिरा देता है, बोलता है कि कूड़ा जल रहा था तो मुझे संभावना थी कहीं ये आग पूरी कॉलोनी में ना फैल जाए, तो तब वो तो उसको पकड़ा जाएगा। तब वहाँ पर उसका आशय स्पष्ट है कि हरामखोर जो है मस्ती कर रहा है, ठीक है, कूड़े से थोड़ी फैलेगी आग, तो यहाँ पर उसका आशय क्या हो गया, गलत हो गया, उसका उद्देश्य गलत हो गया यहाँ पर, तो उसको पकड़ा जाएगा, उसको जेल में ठोक दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल अपने माथे में फिट कर लीजिए। कब आशय फिर आ गया, यहाँ पर पूरे चैप्टर में आशय बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ लो बस, ठीक है। दूसरा है अपराध जो उल्लेखित हो, वही उससे छूट पानी है तो आशय देखा जाएगा। दूसरा बात है समर्थ है, समर्थ का चैप्टर अब आगे आते हैं धारा 81 में। अब धारा 81 में थोड़ा मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आग वाला, अब एक अन्य एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई जलियान है, वो जलियान जा रहा है, वो भरा हुआ है, 40-50 लोगों से भरा हुआ है, एक छोटी नाव आती है, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब सामने पहाड़ है, वह जलियान जो एक संकरी खाड़ी में फंस गया है, सामने पहाड़ है और आगे से छोटी नाव आ रही है। अगर इस साइड लेगा तो जलियान मान लीजिए पूरा पलट जाएगा, क्योंकि छोटे पहाड़ से टकराएगा, पूरा पलट जाएगा। अगर इस साइड लेगा तो 2 नाविक जो आ रहे हैं उनकी जान चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 50 व्यक्ति जलियान में बैठे हैं और वह व्यक्ति सोचता है कि 50 बचाने के चक्कर में हम 2 की बलि दे देते हैं, तो वह जलियान इस तरफ कर लेता है और उन व्यक्तियों के ऊपर चढ़ा देता है, 2 नाविकों के ऊपर। अब उन नाविकों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। न्यायालय में इस मामले को ले जाएगा, तो न्यायालय ने कहा कि इसमें जो है कोई गलती नहीं की है, क्योंकि 50 व्यक्तियों की जान बचाने के लिए 2 व्यक्तियों की जान यहाँ पर गई है। तो यहाँ पर उसका जो जलियान चला रहा था, उसका उद्देश्य यहाँ पर इनकी मृत्यु कारित करना नहीं था, उसका उद्देश्य जो संरक्षण था, और उसने जो है बड़ी हानि 50 लोगों की मृत्यु के बजाय इनकी मृत्यु को चुना, तो उसने कोई गलती नहीं की और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो धारा 81 क्लियर इस चीज़ से आपकी इमेज हो गई होगी। पहले मैंने यहाँ पर आग वाला एग्जाम्पल दिया, अब ये दिया, दोनों को देख लो, इनमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आशय अच्छा था इनका, ठीक, आशय गलत हुआ कि इनको पकड़कर डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, चलो दो एग्जाम्पल बहुत हैं। धारा 81 में चलते हैं। धारा 81 को मैं थोड़ा आपको नोट्स आपके बनाने हो तो मैं एक 4 अक्षर लिखूंगा, उन 4 अक्षरों में पूरी धारा क्लियर हो जाएगी।
गुरुतर हानि को करने के लिए, गुरुतर हानि को रोकने के लिए, हानि को रोकने के लिए लघुतर हानि करना। ठीक है, बस ये लिख लो, धारा 81 लिख के ये लिख लो, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नीचे लिख लो आग वाला एग्जाम्पल और फिर नाविक वाला एग्जाम्पल, दोनों क्लियर हो गई हों बस। ठीक है, यानी बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर इसके आवश्यक तथ्य जो तत्व क्या क्या हैं धारा 81 के। ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो है कि आपराधिक आशय से किया गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आग वाला है, कूड़ा जल रहा है, कोई व्यक्ति इस आशय से ही घर गिरा देता है, तो यहाँ पर ये आपराधिक आशय से हो गया। आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर कि जो सती की गई है वह बड़ी सती को रोकने के लिए की गई हो। तीसरी बात है कि व्यक्तिगत व किसी छोटी सती को करने के लिए, या जब ऐसा कार्य है कि व्यक्तिगत व सांपारिक सती को रोकने के लिए किया गया हो, अन्य प्रकार से नहीं रोका जा सकता, यानी कोई उपाय ही नहीं था उसको रोकने का। अब यहाँ पर कोई अन्य ऑप्शन है, मान लीजिए घर गिराने की ज़रूरत ही नहीं थी, पास में टैंकर खड़ा पानी का, ठीक है, और आग लगी हुई है और यहाँ पर आप जो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, घर गिरा देते हैं, टैंकर पानी का लगा हुआ है, उसका सहारा नहीं लेते, तो यहाँ पर अन्य विकल्प उपलब्ध था, आपने उस विकल्प को नहीं चुना, तो यहाँ पर आपका आशय गलत हो गई, यहाँ पर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक आर बनाम स्टार्टन का मामला है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए अवैध कार्य करने बाध्य करती है, कोई आवश्यकता है किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है, आवश्यकता आन पड़ी है कि या तो कर या मर, ऐसा काम हो गया है, और वह आवश्यकता उस व्यक्ति को इतना बाध्य कर देती है कि वह अवैध कार्य कर देता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आपराधिक आशय के बिना किसी अपराध का दोषी नहीं होता, यानी वह दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो ये स्टेटमेंट दी गई थी, इसके आगे बहुत से अन्य रूप और हैं। आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, देखिए वह भूखा मर रहा है और उसे लगता है कि वह 2 दिन हो गए हैं भूख से तड़प रहा है और अब नहीं उसने खाना खाया तो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वह वहाँ कहीं से चोरी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह यह नहीं कह सकता कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर अपनी मृत्यु से अपने आप को बचाना था। यहाँ पर यह नहीं बोल सकता कि मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ यहाँ पर अपनी रक्षा करना था, क्योंकि उसने एक अवैध कार्य किया, उसने क्या है चोरी किया। तो आवश्यकता का सिद्धांत जो है इस आधार पर लागू नहीं हो सकता कि मैंने वस्त्र चोरी कर लिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने आप के शरीर को ढकना था, या जो है अपने जो शरीर की पूर्ति करना था, क्योंकि इस आधार पर किया जाएगा तो इसको कोई स्पष्ट नहीं कर सकता और इसके जो इलीगल मामले बहुत आ जाएंगे और इससे अपराधी जो छूट पाने के लिए एक अच्छा हथियार मानने लगेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को नहीं माना गया है कि आप इस आधार पर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और एक डडली स्टीफेंस का मामला है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जिसमें एक बच्चा है। डडली स्टीफेंस का मामला है, मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को आपको। इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक नाव पे यात्रा पे जाते हैं, कैंप पे जाते हैं कहीं पर, और कैंप पर जाते हैं तो वहाँ पर वो फंस जाते हैं, आपदा के कारण नहीं निकल पाते, उनको भोजन नहीं मिलता और उनको बहुत दिन हो गए भूखे हुए। यहाँ पर 2 बड़े व्यक्ति हैं, एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 15-16 साल है। बहुत दिन हो गए हैं, खाना नहीं मिल रहा, उनको भूख से तड़प रहे हैं, वो मर जाएंगे। अब वह एक छोटे बच्चे की जो उनके साथ है उसकी हत्या कर देते हैं और उसका मांस खा लेते हैं। अब इसको न्यायालय में चैलेंज दिया गया कि जो है यह मानव वध है, उस छोटे बच्चे की इन लोगों ने हत्या किया। न्यायालय ने इस चीज़ को सही माना, क्योंकि यह कोई मुख्य चीज़ नहीं थी या कोई आवश्यकता का सिद्धांत मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपने लिए लागू नहीं हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपने लिए काम किया है। तो आज से या आवश्यकता का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होता है, जहाँ पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता हो, अपने लिए नहीं। यहाँ पर एक इस एग्जाम्पल को माइंड में फिट कर लीजिए, कौन सा है, डडली और स्टीफेंस का मामला था ये। ठीक है, अब एक मानवी बनाम स्कॉट का मामला है कि आवश्यकता से संबंधित विधि उन चीज़ों से मुक्ति दिलाती जिसका अन्य रूप से किया जाना वैध नहीं है। यानी एक्सेप्शन की श्रेणी में आता है आवश्यकता, यानी उस जो आपने कार्य किया हुआ वैसे तो इलीगल है, लेकिन अगर आवश्यकता थी उस टाइम पे आपने वह कार्य किया है तो उसको जो है वैध माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा।
तो ये क्या कहती है कि इसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी मानवीय बनाम विस्फोट के मामले में कि कोई कार्य जो वैसे तो वैध नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जो है उस कार्य में आपको छूट दी जा सकती है परिस्थितियों को देखते हुए। ठीक है, और अब यहाँ पर एक गोपाल नायडू का मामला है, ये भी देख लीजिए। गोपाल नायडू का मामला क्या, एक पुलिस अधिकारी है, एक शराबी को गिरफ्तार कर लाता है, और वह शराबी को इसलिए गिरफ्तार कर लाता है क्योंकि गांव को जो है उसे खतरा था। तो यहाँ पर क्या यह सिद्धांत लागू होगा, यहाँ पर यह सिद्धांत लागू माना गया, और वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, वह पुलिस अधिकारी, क्योंकि यहाँ उसका उद्देश्य अच्छा था, आज से अच्छा था। ठीक है, अब मान लीजिए 82वीं जो धारा है और 83वीं धारा ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। 82वीं जो धारा 82 है और धारा 83 है, ये दोनों जुड़ी हुई है। ये 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के बारे में है कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, कोई शिशु है, अगर वह कोई कार्य करता है तो वह अपराध नहीं, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 83 है 7 से 12 वर्ष का कोई व्यक्ति है, कोई शिशु कार्य करता है तो यह देखा जाएगा कि परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसको भी अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसको भी अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मैं समझाऊंगा इनको एग्जाम्पल देकर। धारा 82 क्या कहती है कि 7 वर्ष का बच्चा इतना सक्षम नहीं होता कि वह यह निर्णय कर सके ये चीज़ गलत है या सही है, वह असमर्थ होता है इस चीज़ में। ठीक है, उसके पास विवेक ही नहीं होता, तो इसलिए जो है उसको छूट दी जाएगी। 7 वर्ष के कम आयु का व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसको छूट दी जाएगी, ना उसको कहीं पर भेजा जाएगा, सुधार गृह में कुछ नहीं किया जाएगा, छूट दी जाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ पता ही नहीं था उसको बेचारे को। उसको अभी तक समाज के बारे में भी ज्ञान हुआ ही नहीं है, अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, उसका विवेक कुछ बना ही नहीं है। तो धारा 82 के अनुसार उसको छूट दी जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत चालाक आदमी है, अब कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे को उकसा देता है, या कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, या कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे को चोरी करने के लिए उकसाता है, किसी की हत्या करने के लिए उकसाता है, तो यहाँ पर क्या इनको जो है अपराध से छूट दी जाएगी? बच्चे को तो दी जाएगी, लेकिन जो उसके पीछे है ना, जो उसको दुष्प्रेरित कर रहा है, जो उसको उकसा रहा है, उसको डाला जाएगा, उसको उठाया जाएगा, उसको अपराध का दोषी माना जाएगा। ठीक है, अब धारा 83 में आते हैं 7 से 12 साल के। यहाँ पर माना जाता है कि समर्थ नहीं होता है बच्चा, ठीक है, और प्रकृति और परिणामों का निर्णय नहीं कर सकता है। लेकिन एक मामला है, उल्ला महामात्र का मामला है। एक बच्चा है 7 से 12 साल के बीच में ही उसकी उम्र है, उसने एक चाकू उठाया, एक व्यक्ति के नीचे लगाया, जो गर्दन के नीचे लगाया, और उस व्यक्ति को धमकाया। उल्ला महामात्र का मामला है, नोट कर लीजिए। उस व्यक्ति को धमकाया और उसकी हत्या कर दी, मार दिया उसको। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को, इस बच्चे को ये पता था कि धमकाने से जो है किसी को क्षति पहुँचाई जा सकती है। यहाँ पर इसका विवेक इतना था कि उसने उसको धमकाया फिर मारा कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो कर दी। यहाँ पर इसका विवेक इतना था, ठीक है, तो इसलिए इसको सुधार गृह में भेजा गया, न्यायालय ने इसको अपराधी माना। ये जो है उल्ला महापात्र का मामला है। अब एक कर्सना का मामला है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में बोला था कि सर जो केसेस हैं वो साथ में बताएं, तो मैं इसलिए आज आपको केसेस भी साथ में लिखवा रहा हूँ। नहीं पहले मैं सिर्फ जिस्ट आपको बता देता था, क्लियर कर देता था, लेकिन अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से केसेस लिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया, तो इसलिए मैं केसेस भी साथ में लिखवा रहा हूँ। अब कर्सना का मामला है कि इसमें एक लड़के ने नेकलेस चोरी किया और उसे जो है एक व्यक्ति को बेच दिया, और इस लड़के की आयु जो 7 से 12 वर्ष के बीच थी। अब जिस व्यक्ति को इसने बेचा उस व्यक्ति को पता था कि यह नेकलेस चोरी का है, तो बाद में जिसका नेकलेस चोरी हुआ था उसने रिपोर्ट लिखवाई थी, और उसको जो बाद में पकड़ा गया तो उसने कहा कि उसने तो यह बच्चे से खरीदा है। तो न्यायालय ने उस बच्चे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी आयु 7 से 12 वर्ष की थी, और उस व्यक्ति को पकड़ लिया क्योंकि उस व्यक्ति को पता था कि यह चोरी का माल है और उसने खरीदा इसके बावजूद, और उसके पास विवेक था, यह समझने की क्षमता थी कि यह सही है या गलत है, तो उसको जो है जेल में डाल दिया गया। तो ये दोनों मामलों से, एक उल्ला महापात्र का मामला, एक कर्सना का मामला है, ये धारा 83 आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक धारा 82 और 83 में जो है एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। क्योंकि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ये तो सुधार गृह में भेजा जाता है, इनको दंड नहीं दिया जाता किसी प्रकार का, इनको वापस मुख्य धारा में लाया जाता है, इन पर कोई
जो है ऐसा नहीं होता कि इनको अगर इन्होंने कोई कार्य किया तो बाद में इनको किसी चीज़ से एलिजिबल या जो बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए किसी सुविधा से। सुविधाएं सभी मिलेंगी, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ सुधारात्मक दंड इनको मिलता है कि इनको सुधारा जाता है और वापस समाज की मुख्य धारा में ला दिया जाता है। कोई इनके ऊपर चार्ज, कोई कलंक कुछ भी नहीं लगता सुधारात्मक दंड में। दंडात्मक में लगता है, मतलब दंडात्मक में आप कुछ चीज़ों के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो धारा 82 और 83 का ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब एक मामला, एक चीज़ और उठ सकती है आप लोगों के दिमाग में कि सर अपराध करते समय किसी व्यक्ति की आयु हुई, शिशु की आयु ही 7 वर्ष हो तो अब क्या करेंगे, तब कौन सी लागू होगी यहाँ पर? 82-83 में कौन सी होगी? यहाँ पर तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो वहाँ पर धारा 82 लागू होगी। ठीक है, कि 7 वर्ष की आयु है तो तब धारा 82 लागू होगी, तब 83 लागू नहीं होगी। अब आते हैं धारा 84 में। विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं मानी जाती। कोई व्यक्ति अगर पागल है, उन्मुक्त है या उसके अनुसार, उसकी समझ के अनुसार या उसके होश आवाज़ में वो काम नहीं किया गया है, अगर वह चीज़ स्पष्ट कर देता है तो वह अपराध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो धारा 84 क्या कहती है, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं। 2 बातों के आधार पर विकृत चित्त किसी को माना जाता है। धारा 84 के आधार पर विकृत चित्त 2 चीज़ों के आधार पर माना जाएगा। यहाँ पर विकृत चित्त जो माना जाएगा, इसमें देखिए चिकित्सीय एक तो होता है, एक विधिक विकृत होता है, यानी एक तो चिकित्सीय पागल होता है। चिकित्सक तो मानते हैं कि जो व्यक्ति अपराध करता है वह पागल है। ठीक है, इनके अनुसार तो। लेकिन विधि के अनुसार कौन पागल होता है? जो व्यक्ति अपराध करता है लेकिन वह उस अपराध के करने के समय सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था, आवेश में किया है, अपनी समझ के अनुसार नहीं किया है। ठीक है, या जो है उसको उस चीज़ का पता नहीं था, दुष्प्रेरणा से नहीं किया है, तो वह पागल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना है कि क्या क्या ध्यान रखा जाए, कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली तो प्रकृति को समझने में असमर्थ था। पहली शर्त तो क्या है? प्रकृति को समझने में असमर्थ था। प्रकृति जो कार्य उसने किया उसको समझने में असमर्थ था। दूसरा क्या है कि वह यह जानता ही नहीं था कि यह कार्य विधि के प्रतिकूल है, या समझने में सक्षम ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वह विकृत चित्त के लिए धारा 84 का संरक्षण पा सकता है, छूट पा सकता है। अब एक मामला है, अब एक व्यक्ति है, हरि सिंह गोंड का मामला है, एक स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें एक व्यक्ति है, स्वभाव से चिड़चिड़ा है बहुत ज़्यादा, और मिर्गी के दौरे आते हैं, और वह जो है कोई अपराध कर देता है। तो न्यायालय ने कहा कि यह धारा 84 के अंतर्गत चित्त विकृतता नहीं है, कि अस्थिरता या स्वभाव में चिड़चिड़ापन या मिर्गी का दौरा, यह अस्थिरता नहीं माना जाएगा, और ऐसे मामलों में धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा। तो धारा 84 तभी लागू होगी जब तो प्रकृति असमर्थ हो समझने में, और प्रतिकूल हो या कुछ भी नहीं पता हो, विकृत चित्त हो, तब लागू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर विकृत चित्त की श्रेणियों में 4 व्यक्तियों को रखा गया है। कौन कौन विकृत चित्त माने गए? एक तो जड़ अथवा मूड यानी इडियट, एक बीमारी के कारण विकृत चित्त, बीमार कोई व्यक्ति विकृत चित्त हो गया है, एक पागल है, एक मदोन्मत्त व्यक्ति है। अब यहाँ पर एक ध्यान और चीज़ रखना है कि जो अपराध कर रहा है उसमें विकृत चित्त होना ज़रूरी है। यह नहीं कि बाद में विकृत चित्त हुआ है जब मामला न्यायालय में है, और अपराध जब किया था तब ठीक था। नहीं, जब अपराध किया था उस समय विकृत चित्त था, यह साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब एक मामला और है, अब एक मैकनाटन का मामला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। इस मामले ने पूरे जो है इंग्लैंड में खलबली मचा दी थी, और उसी आधार पर मैकनाटन नियम बने थे कुछ, और उसी को जो धारा 84 में डाला गया था। मैकनाटन का मामला क्या है कि एक व्यक्ति था जिसको भ्रम होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जो है कोई उसको मारने की तैयारी कर रहा है, और कहीं कहीं पर भी वो जाता है तो उसके कार्य में वह व्यक्ति जो उसके पीछा कर रहे हैं वो बाधा डालते हैं। और वह यह मानता था कि इसका जो ये व्यक्ति पीछा कर रहे हैं
वह जो है, जो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उसके कारण, या जो रॉबर्ट पील है उसके कारण यह काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट पील, उसके कारण यह काम हो रहा है। एक दिन वह क्रॉसिंग से जा रहा था और एक चौराहे पर एक व्यक्ति को देखा उसने, और उसने लगा कि ये रॉबर्ट पील है, ये प्रधानमंत्री इंग्लैंड का, और वहाँ वह उसको गोली मार देता है, उस पर गोली दाग देता है और वहीं पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या इस मामले में इस व्यक्ति को विकृत चित्त माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? न्यायालय ने इस व्यक्ति को विकृत चित्त माना और इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर पूरी खलबली मच गई, ठीक है, कि किसी को, जो वैसे ही अनजान व्यक्ति को गोली मार देता और उसको छोड़ देते हैं, ये कैसा अन्याय है? तब न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए कि यह क्यों हो और क्या कारण इसके हैं, किस आधार पर हम इसको छोड़ रहे हैं, और आगे भी किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें क्या हैं। पहली बात तो कि न्यायालय की संतुष्टि जरूरी है कि यह व्यक्ति विकृत चित्त है। दूसरी बात है, जब तक साबित नहीं हो जाता, या अभियोजन, जो जिसने अभियोजन लगाया है उसको वह साबित नहीं कर देता कि यह व्यक्ति विकृत चित्त नहीं है, और वह स्पष्ट प्रमाण देता है कोई व्यक्ति अभियुक्त है कि मैं विकृत चित्त हूँ, तो उसको विकृत चित्त माना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, जब अपराध किया था तब अपराध करने के समय उस व्यक्ति का जो है विकृत चित्त होना जरूरी है। यह नहीं कि वो बाद में विकृत चित्त हुआ हो, अपराध के समय ठीक था, तब भी नहीं माना जाएगा। विकृत चित्त कब माना जाएगा? जब अपराध किया था वह उस समय विकृत चित्त था। अब तीसरी बात जो न्यायालय ने कही कि कोई व्यक्ति है, कोई अभियुक्त है, कि वह इतना चेतनशील था कि वह समझ रहा है कि क्या हो रहा है और उसने क्या किया है, किसको मारा है, वह होश में था, उसको पता था कि वह क्या कर रहा है, तब वह विकृत चित्त नहीं माना जाएगा, ठीक है। चेतनशील था, कोई व्यक्ति चेतनशील है, वह कोई कार्य करता है, उसको पता है ये क्या कर रहा है, किसकी हत्या कर रहा है, इसकी हानि हो रही है, या मर जाएगा, ये हो जाएगा, अगर करता है तब वह विकृत चित्त नहीं माना जाएगा। अब इसमें चौथी जो बात कही गई थी कि कोई चिकित्सक है जिसने जो अभियुक्त को विचारण से पूर्व को भी नहीं देखा था और ना ही उसकी मानसिक हालत को देखा था, और विचारण के दौरान उस चिकित्सक ने अभियुक्त को देखा और यह प्रमाण पत्र दे दिया कि यह विकृत चित्त है, तो इसको नहीं माना जाएगा। प्रमाण पत्र जो पहले वाला होना चाहिए, उस घटना के समय का होना चाहिए कि यह विकृत चित्त था, ठीक है, और उस चिकित्सक होना चाहिए जिसने उस घटना के समय या उस घटना से पहले उस व्यक्ति को देखा था। तो ये चीज़ें जो है मैकनाटन के मामले में कहा गया, और मैकनाटन नियम इनको कहा गया, मैकनाटन नियम इनको कहा गया। ये श्री मैकनाटन ही व्यक्ति थे जिन्होंने हत्या की थी। अब ये धारा 84 में एज इट इज उठाकर डाल दिए गए थे। तो इन चीज़ों को जो मैंने बताई हैं नोट कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए धारा 84 को। अब आते हैं आगे। अब एक और मामला है मोहम्मद हुसैन और किंग एम्पायर, मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्पायर का मामला है। इसमें क्या कहा गई, एक व्यक्ति है अभियुक्त जो है जिस पर आरोप है, उसने अपनी पत्नी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और अभियुक्त ने सिर्फ अपनी पत्नी से पानी मांगा था और उसने पानी नहीं दिया। चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर यह माना गया कि पुलिस ने उसका परीक्षण करवाया कि यह जो है विकृत चित्त है। बाद में मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने कहा कि विकृत चित्त नहीं है, क्योंकि यह साबित नहीं कर पाया कि घटना के समय वह कार्य की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ था। तो यहाँ पर इसको विकृत चित्त नहीं माना गया। यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वही मैंने पहले बताया था, असमर्थता प्रकृति, कार्य की प्रकृति, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, समझने में असमर्थ था, वह जानने में असमर्थ था कि वह क्या कर रहा है। ये दो ही आधार हैं, इन्हीं के चारों ओर ये धारा घूमती है, इन्हीं को केंद्र मान लिया तो सभी कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे, सभी केस समझ लोगे कि इसमें इसको छूट मिलेगी, इसमें इसको अपराधी माना जाएगा, ठीक है। अब एक और मामला है, लक्ष्मण का मामला है एक, ये जो है इसमें क्या था कि एक व्यक्ति को बुखार आता था, मतलब इस जो अभियुक्त है, जो आरोपी, इसको बुखार आता था। लक्ष्मण का मामला है, एक दिन उसने एक व्यक्ति की, अपने बच्चे की हत्या कर दी, क्योंकि उसके रोने से उसे चिढ़ पैदा हुई। जब उसकी हत्या की उस समय आवेश नहीं आया था और उसे यह ज्ञात था वह क्या कर रहा है, यह चीज़ स्पष्ट हो चुकी थी, तो इसको जो विकृत चित्त नहीं माना गया। भले ही उसको पहले आवेश आते हों, वह समझ खो बैठता हो, लेकिन जिस दिन उसने हत्या की, जिस समय उसने हत्या की, उसकी हत्या करने की जो मनसा थी वह आवेग में आकर नहीं थी,
वह स्पष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसको चिढ़ पैदा हो रही थी या फैक्ट जो थी उससे स्पष्ट हो चुकी थी। उसका आज से यहाँ पर समझ थी, उसको असमर्थता नहीं थी समझने में, उसको पता था वो क्या कर रहा है, तो उसको छूट यहाँ पर नहीं मिले। ठीक है, अब एक और मामला है, सखाराम बनाम राम जी का मामला है। इस व्यक्ति को गांजा पीने की आदत थी और उसने अपने पत्नी और बच्चों की हत्या कर ली। तो न्यायालय ने माना कि जब गांजा पीकर जितनी वह कार्य कर सकता था, वह जितना असमर्थ हो जाता था इन दोनों चीज़ों में, उतनी उसको छूट प्राप्त है। बाकी जितना काम उसने होशो आवाज़ में किया है उसमें उसको उतनी सज़ा मिलेगी। तो पूरा धारा 84 का चक्कर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे, वैदिक पागलपन, चिकित्सीय पागलपन मैंने बता दिया। वैदिक पागलपन क्या होता है, चिकित्सक पागलपन क्या होता है। वैदिक पागलपन तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो पागलपन माना जाएगा। चिकित्सीय पागलपन होता है कि शुरुआत से अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो या किसी की हत्या कर दी तो वह पागलपन की श्रेणी में आ जाता है। अब उन्मुक्तता या विकृत चित्ता भी देख लीजिए। विकृत चित्ता शब्द व्यापक है, विकृत चित्त विभिन्न कारणों से हो सकता है। उन्मुक्तता शब्द थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो इसमें इसलिए विकृत चित्त लिखा गया है। अब एक निद्रा भ्रमण का मामला है, कोई व्यक्ति को रात में सो के चलने की आदत है। तो इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, एक औरत है, वो अपने बच्चे को लेकर रात में कुएं में कूद जाती है। उसको रात में चलने की आदत थी, नींद में चलने की आदत थी। तो यहाँ पर उसने बताया कि मुझे नींद में चलने की आदत थी, ये मेरी बीमारी के सर्टिफिकेट है, तो न्यायालय ने उसको छोड़ दिया। उस कूदने में उसके बच्चे की मौत हो जाती है, वह औरत बच जाती है। तो यहाँ पर इसको बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, अब सबूत का भार मैंने पहले ही बता दिया, अभियोजन पर होता है हमेशा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक देवीदास लोका राठौड़ का मामला है। देवीदास लोका राठौड़ का मामला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको ध्यान से देखो। राठौड़ का मामला, इसमें क्या हुआ, राठौड़ फिल्म भी देखी होगी, रौड़ी राठौड़, इसको यहाँ से याद कर लो। इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने जो है प्रमाण यह दे दिया कि वह विकृत चित्त था, लेकिन जो अभियोजन पक्ष था जिसने उस पर आरोप लगाए थे, उसने विभिन्न गवाहों को तैयार कर लिया और उन्होंने उसके खिलाफ गवाही दे दी कि नहीं, ये विकृत चित्त नहीं था, ये बिल्कुल ठीक था, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तब क्या इसको छोड़ा जाएगा या जेल में डाला जाएगा? तो न्यायालय ने कहा कि सर्टिफिकेट के आधार पर और दोनों को तोलते हुए, क्योंकि एक तरफ तो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र लेके आए चिकित्सकों से कि मैं विकृत चित्त था, उससे में एक तरफ सबूत है, लोगों की गवाही है। तो न्यायालय ने माना कि इसमें प्रमाणिकता नहीं है, सबूत जो गवाह दे रहे हैं इससे प्रमाणित बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थोड़ा संदेह है, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं, संदेह है थोड़ा बहुत। आप इसको बिल्कुल नहीं मान सकते कि इनको सच्चा मानोगे और जो फैक्ट हैं और जो साइंस के आधार पर उनको आप गलत मानोगे। तो न्यायालय ने यहाँ पर चिकित्सा के परामर्श को जो तवज्जो दी थी और उस व्यक्ति को छोड़ दिया था, गवाहों को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि संदेह था, और इसमें संदेह जो अभियोजन पक्ष ने गवाह लाकर जो किया था वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया था। स्पष्ट करने के तो उसने प्रयास किया था लेकिन क्लियर नहीं किया था। तो संदेह बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी ये संदेह है कि हाँ ये गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पर ये क्लियर हो नहीं रहा पूरा मामला, कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ है दया, अगर वो वाला मामला बनता है, कुछ गड़बड़ दिखती है, तब उसको जो पूरा नहीं माना जाएगा और जो है अभियोजन को छोड़, जो आरोपी है उसको छोड़ दिया जाएगा, धारा 84 का लाभ उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब धारा 85 में आते हैं। कोई व्यक्ति है वह नहीं चाहता कि यह कार्य हो। ठीक है, धारा 85 में एक बार इसको क्लियर कर लेता हूं। धारा 84 तक बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। धारा 85 हमारा, अब चलते हैं। धारा 85 क्या है? कोई व्यक्ति है और वह कार्य उसके होश में, उसकी सहमति से, उसकी मतता के अनुसार नहीं हुआ है। कोई कार्य है उसने प्रभाव में आकर किया है, ठीक है, सहमति से नहीं हुआ है। ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सहमति, प्रभाव, ये नोट कर लो, ये इसी के तरफ जो है पूरी धारा एक होने वाली है। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि वह दबाव में, प्रभाव में, किसी प्रकार के आवेश में जो उसके अनुसार नहीं था या उसके अंदर से वह कार्य नहीं करना चाह रहा था, तब किया है, तब वह धारा 85 से छूट का दावा कर सकता है। दूसरी बात है
वह प्रकृति और परिणामों को समझने में अक्षम था, यानी वह सक्षम नहीं था कि क्या हो जाएगा, इसका परिणाम क्या, इसका रिजल्ट आएगा, जो काम वह करने जा रहा है उसको पता नहीं था बेचारे को कुछ भी, तभी वह इस धारा के अनुसार छूट प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात जो है इच्छा के विरुद्ध मैंने बता दिया, सहमति के विरुद्ध और प्रभाव में आकर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये धारा जो है इसी के चारों तरफ घूमेगी। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर दिमाग में इमेज क्लियर करूँगा। एक जेतुराम का मामला है, ठीक है। इसमें जो है वह किसी बाहरी दबाव के कारण और किसी कार्य कर लेता है, इच्छा विरुद्ध कर देता है कोई कार्य, तो उसे जो है धारा 85 के अंतर्गत छूट प्राप्त की जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति है, वह कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध करता है, दूसरों के प्रभाव में आकर करता है, तो उसको जो धारा 85 के अनुसार छूट दी जाएगी। ये मामला जेतुराम का मामला था जिसमें ये स्टेटमेंट दी गई थी। अब एक मामला है कि बोधी खान का मामला है। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति खुद से ही शराब पीता है, बेहोशी की हालत में आता, फिर कोई अपराध करता है, तो उसको यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। यह कब है? जब प्रभाव और सहमति, इच्छा, ये दोनों चीज़ इस धारा में पूरी क्लियर है। अगर इनमें से कोई भी ऊपर नीचे हुई तब इसकी छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर धारा 86 क्या है? ये मैंने धारा 85 के बारे में आपको बताया कि वह प्रभाव में आकर या इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है। अब यहाँ पर आते हैं कि वह प्रभाव में भी नहीं है, इच्छा उसकी है लेकिन वह होश में नहीं है और खुद ही की गलती के कारण है, तब क्या उसको जो है अपराधी माना जाएगा? जैसे कोई खुद ही शराब पी लेता है फिर अपराध करता है, तो उसको यह बोलो कि मैं तो शराब में मदहोश में था तो मुझे इससे छूट दी जाए, तो उसको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। धारा 86 बेसिकली क्या कहती है? यहाँ पर दो ही चीज़ें देखी जाएंगी, क्या आप समर्थ थे या असमर्थ थे उस डिसीजन को लेने में। जो अपराध आपने किया उस टाइम आप उस डिसीजन को लेने में समर्थ है असमर्थ थे। पहली चीज़ तो क्या देखी जाएगी? समर्थ असमर्थता देखी जाएगी धारा 86 में, ठीक है, समर्थ है या असमर्थ है। दूसरी चीज़ जो देखी जाएगी वह देखी जाएगी कि जो कार्य आपने किया है वह किस प्रकार से किया है। जैसे एक मामला है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस बनाम बियर्ड का मामला है। इसमें क्या किया कि एक व्यक्ति ने जो है 13 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये जो है इस व्यक्ति ने यह कार्य किया है और यह इसके होशो आवाज़ में किया है, क्योंकि फैक्ट से ये क्लियर होता है। अभियुक्त हत्या के अपराध के लिए दोषी था, क्योंकि बलात्कार है उसके पश्चावर्ती अपराध हत्या को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट है। अब एक अन्य मामला है, स्टेट ऑफ पेप्सू का मामला है। इसमें भी न्यायालय ने कुछ इसी प्रकार कहा था। तो इसमें क्या कहा गया कि धारा 86 को उसी प्रकार माना जाएगा जैसे कोई व्यक्ति कार्य करने से पहले उस चीज़ के लिए अपराधी माना जा सकता था जो अपराध उसने किया है। यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। धारा 86 का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो वह देखा जाएगा कि अगर वह इस स्थिति में नहीं होता, मदहोशी में नहीं होता, या जो कार्य उसने किया है या इस जो उसने शराब पिया या कोई अन्य व्यसन किया है उसमें नहीं होता, क्या तब अगर वह कोई कार्य करता तो वह इल्लीगल होता? अगर होता और अब उसने किया है तो अब वह लीगल माना जाएगा। बस देखा जाएगा समर्थ था या असमर्थ था। खुद की गलती से किया है तो वह माना जाएगा वह अपराधी है। ये क्लियर हो गई होगी धारा। अब धारा 87 आते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग धारा है, धारा 87, ठीक है। सम्मति से किया गया कार्य, धारा 85 86 बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य। कोई व्यक्ति हैं खेल रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई व्यक्ति खेल रहे हैं, उसको पता है कि खेल में छोटी मोटी चोट लग सकती है लेकिन किसी की हत्या नहीं हो सकती, ये क्लियर है। तो ये क्या है? इसमें हत्या संभावित नहीं है। तो जिस कार्य में हत्या संभावित नहीं हो। दूसरी बात, सम्मति से किया गया कार्य का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी इसका मतलब 18 वर्ष से ऊपर है। तो दूसरी बात, इसमें व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और उसने सम्मति दी हो, ठीक है। इस व्यक्ति में इसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उसमें सम्मति दी हो। दूसरी बात, उसमें हत्या की कोई संभावना नहीं हो, यानी मृत्यु नहीं होगी। जैसे दो व्यक्ति खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, मान लो रेसलिंग कर रहे हैं, उसमें खेल के नियमों के अनुसार रेसलिंग कर रहे हैं। इसमें दोनों खिलाड़ियों ने सम्मति दी है कि हाँ मुझे छोटी मोटी चोट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनजाने में किसी दाव पेच में
खेल के नियमों के अनुसार ही दूसरे खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या पहला खिलाड़ी अपराधी माना जाएगा? तो यहाँ पर पहला खिलाड़ी अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? 18 वर्ष से ऊपर थे, सहमति दी थी कि हाँ कोई छोटी मोटी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सहमति से कार्य किया, गलती से हुआ है, आज से फिर आ जाइए, आज से नहीं था दूसरे खिलाड़ी का। तीसरी बात, हत्या संभावित नहीं थी, दुर्घटना से हुई, यानी जिस चीज़ की संभावना नहीं हो और वह हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? दुर्घटना। तो यहाँ पर क्या है? दुर्घटना है, संभावित नहीं थी। तो यहाँ पर धारा 87 लागू होगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि खेल खेल में गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर छूट इसको मिलेगी, अपराधी नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ रोमन विधि में इसके लिए है कि स्वेच्छा से किए गए सती के लिए धारा 87 में एक चीज़ नोट डाउन कर लो। इसको मैं शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, ये जो मैंने पूरा आपको समझाया है इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए सती प्राप्त नहीं होती। स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए, स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए सती प्राप्त नहीं होती, के लिए सती प्राप्त नहीं होती। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए खुद ही अपना नुकसान करना और फिर खुद ही मुआवजा लेने जाना, तो इसके लिए सती प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर नुकसान का मतलब क्या है कि इसने सहमति दी थी। अगर सहमति दबाव में हो, भय में हो, किसी भारी प्रभाव के कारण हो तो क्या होगा? धारा 85 लागू होगी। ठीक है, तब मामला दूसरा बनेगा। तो सहमति अपनी होनी जरूरी है यहाँ पर, तो इसको छूट मिल सकती है, तब भी छूट मिल सकती है, लेकिन दूसरा मामला बनेगा। तो दोनों क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब आगे चलते हैं। एक मामला है आर बनाम निकोल का मामला है। एक शिक्षक है, एक छात्रा के साथ जो है अभद्र व्यवहार करता है, छेड़खानी करता है। वह छात्रा जो है उसको कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है, शांत रहती है, टॉलरेंस उसके अंदर होती है, थोड़ी सहिष्णुता होती है, लेकिन वो बोलती नहीं बेचारी, वह चुप रहती है। अब यह उसके साथ अशोभनीय और अनैतिक करते में बढ़ता जाता है, कर देता है। ठीक है, और इसने फिर न्यायालय में गया तो ये बोला कि इसने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं था, रोका ही नहीं था, तो मैंने तो सोचा इसकी सहमति है। तो न्यायालय ने इसको अपराधी माना और अभियुक्त के इस तर्क को नहीं माना। ठीक है, इसको दोषी ठहराया। अब धारा 88 आते हैं। धारा 88 पर, धारा 87 को क्लियर कर दिया मैंने, समझ गए होंगे। इसको नोट करना तो कर लीजिए। धारा 87 क्या है? सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहाति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। दोनों बता दिए, नहीं संभावना नहीं थी। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं धारा 88 पर। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। किसी की सहमति से कोई कार्य किया गया है जिसमें मृत्यु को कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर तो दूसरी, इसमें और 87 जो मैं 88 बता रहा हूँ, इनमें अंतर क्या है? 87 में बेसिकली उम्र दी हुई है और इसमें संभावना नहीं है, इसमें हत्या की संभावना नहीं है। जो 88 है वह अंतरिक्ष यहाँ पर करती है कि इसमें जो मृत्यु के अलावा और कोई संभावना नहीं है। इसमें किसी को चोट पहुंच सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसने सहमति दी गई कि मेरे हित में तुम ये काम कर सकते हो यार मेरे लिए, तो उसमें थोड़ी बहुत चोट आ सकती है। लेकिन जो 87 है इसमें गंभीर चोट और मृत्यु दोनों की संभावना नहीं होती। ठीक है, लग जाती तो भी छूट मिलेगी। 88 क्या बोलती है? बेसिकली क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, उलझो मत। धारा 87 को पकड़े रखो अपने दिमाग में, धारा 88 में घुसा दूंगा। धारा 88 क्या बोलती है? देखो कि सम्मति से किया गया कार्य। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। विधि की जो भाषा है इसको अलग रख दें, थोड़ा एग्जाम्पल है। मान लो तो आपने बहुत सी फिल्में देखी हैं, एक व्यक्ति को गोली लग जाती है, दूसरे व्यक्ति बोलता है कि यार गोली लग गई, डॉक्टर के जाएंगे तब तक तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तू चाकू उठा, गर्म कर और गोली निकाल दे। बहुत फिल्मों में होता है, पुरानी फिल्में बहुत होता है। तो यहाँ पर क्या किया है? जिसको गोली लगी उसने सहमति दी है कि मुझे चाकू से निकाल मेरी गोली, अगर मुझे दर्द होता है तो होने दे। ठीक है, मुझे दर्द होता है होने दे, मेरी मृत्यु होती है होने दे मुझे, लेकिन गोली निकाल, चाकू से गोली निकाल। यहाँ पर क्या है? सहमति दी है कि मेरे हित में, ये मेरे हित में है कि मेरी गोली निकले। अपने हित में किसी को सहमति देना कि ये काम कर, उसके बाद अगर मुझे कुछ होता है तो वो जिम्मेवारी मेरी होती है। तो ये गोली वाला एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। धारा 88 में फिल्मों का डायलॉग यहाँ पर चिपका लो, धारा 88 याद हो जाएगी। ठीक है, अब
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, धारा 87-88 में मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। धारा 87 को खेल से जोड़ दो और धारा 88 को फिल्मों से जोड़ दो। अब दोनों थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं। देखो, धारा 87 के अंतर्गत जो है आयु की उम्र दी गई है 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और धारा 88 में ऐसी कोई उम्र नहीं है, यानी बच्चों को भी अगर आपस में चोट लग जाती है और वो सहमति देते हैं तो यहाँ पर वो भी वैलिड है। धारा 88 जो है सिर्फ क्या बोलती है कि मृत्यु के बारे में नहीं पता, मतलब मृत्यु कारित की जा सकती है, किसी प्रकार की सती कारित की जा सकती है। धारा 87 क्या कहती है कि मृत्यु अथवा गंभीर चोट के अलावा किसी भी प्रकार की सती कारित की जा सकती है। यानी धारा 87 में मृत्यु, गंभीर चोट के अलावा कोई भी सती हो सकती है, इस चीज़ का ज्ञान होता है, इनकी सम्मति देते हैं। मृत्यु और गंभीर चोट तो नहीं होगी भाई, और हो सकता है, यानी मृत्यु गंभीर चोट के अलावा और छोटी मोटी चोट होगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, खेल के नियमों के अनुसार। लेकिन इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता और ये गलती से हो जाते हैं तो छूट मिलती है, क्योंकि ये दुर्घटना है। अब यहाँ पर सिर्फ धारा 88 में क्या है अंतर, एक तो सिर्फ मृत्यु की संभावना नहीं होती, मृत्यु के अलावा सम्मति दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो धारा 88 इसमें उम्र का उल्लेख नहीं है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये धारा 87 और 88 का अंतर जानना जरूरी है। बाकी जनरल नॉलेज या बहस करने के लिए जो पूरा क्लियर है चक्कर है वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों चीज़ें ही दोनों में डिफरेंस करती हैं, क्योंकि धारा 88 में मृत्यु की संभावना के अलावा अन्य सम्मति दी जाती है, सहमति दी जाती है। धारा 87 में मृत्यु प्लस गंभीर चोट के अलावा सहमति दी जाती है, ठीक है। और धारा 88 में उम्र का उल्लेख नहीं है, धारा 87 में उम्र का उल्लेख है। बस दो डिफरेंस है, ये याद कर लो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर क्वेश्चन यहाँ से आया। बाकी मैंने क्लियर दोनों को समझा दिया है। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया खेल वाला, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है फिल्मों की जो सीन वाला जिसमें गोली लग जाती। पूरा चैप्टर मैंने पहले ही बताया था, 3 चीज़ों की तरफ घूमा है। आशय की अपराध क्या होता है, और अपराध और आशय यानी अपराध जो उल्लेखित है उसको करने का आशय क्या था। दूसरी बात है समर्थ और असमर्थ। इन 3 शब्दों के तरफ चारों ओर पूरा चैप्टर घूमा है। इनको समझ लिया जिसने पूरा चैप्टर उसने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई मतलब कन्फ्यूजन कहीं हुई है तो कृपया पीछे जाएं, पॉज लें, थोड़ा सोचें और इन 3 शब्दों के चारों तरफ घूमें। आपको चैप्टर और जो चीज़ें मैंने बताई बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दोबारा वीडियो देखें, अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिए, मैं तैयार बैठा हूँ, मैं समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। मैं कमेंट में बता दूंगा आपको कि हाँ ये होगा और एग्जाम्पल दे दूंगा अगर यहाँ से समझ में ना आया, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो 1 घंटा लगभग 16 मिनट की हो चुकी है, 17 मिनट की हो चुके हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा विराम देना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत थक गए होंगे। एक तो विधि का ज्ञान जो है बहुत ही अटपटा होता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत दिमाग के परखच्चे उड़ा देता है, ठीक है, विचारों के। तो अब थोड़ा इसमें पॉज लेते हैं और जो बाकी की धाराएं बच गई चैप्टर 4 में उसको फिर अगली वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा। तब तक शांत रहिए, अपने दिमाग को अच्छा रखिए और वीडियो को रिवाइज देखते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। बाकी मैं अब थोड़ा बाद में आकर मेरे बारे में बता देता हूं कि सर पिछले 3 महीने से वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मतलब 3 महीने के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की यूट्यूब पर। उसके पीछे आप देख सकते हैं मेरी हालत थोड़ी डाउन थी, मैं थोड़ा बीमार था। दूसरी बात है कोई अन्य काम थे तो मैं नहीं आ पाया यूट्यूब पर यार। तो कमेंट बहुत आते थे कि सर कंटिन्यू कीजिए, तो अब कंटिन्यू कर दी है और अगली वीडियो देखते हैं कब तक बनेगी। जैसे ही मैं अच्छा होता हूँ तो मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए, निकाल लेता हूँ टाइम। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। दूसरी बात है कि अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न है कि मेरा उद्देश्य होता है 0 से उठाकर आपको उच्चतम स्तर तक लेकर जाने का। पढ़ाने की इच्छा होती है तो पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ। मेरा जो एक स्किल है मेरा पढ़ाना, मज़ा आता है मुझे। तो इसमें मैं मेरा यह उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है। ये मैं पहले दिन से ये बोलता हूँ ये चीज़ यूट्यूब के ऊपर कि मैं यूट्यूब से सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि वायरल अभी हुए नहीं है, थोड़े थोड़े हुए हैं, लेकिन शेयर ज़रूर करना है, बताना ज़रूर है कि यहाँ पर ये कंटेंट मिलता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।